Student, let's read the next portion, that is macroeconomics, second type of economics, that is macroeconomics. In previous video we had read about the microeconomics, and in which we had read that the microeconomics, the study of a small section, while the macroeconomics is the modern terminology, and development of macroeconomic took place mainly during the Great Depression of the 1930s, when Keynes attracted everybody's attention on the fact that a broader analysis should be done in order to study the problem of economics facing the depression time. So apart from Keynes, other economists such as Fisher, Walras, Wicksell have also extended their significant contribution in macroeconomics. तो मैक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में जो स्टडी की गई है वो सबसे पहले कीन्स ने की थी जब 1930 में डिप्रेशन की कंडीशन आई थी, और उन्होंने इकोनॉमिक्स को ब्रॉडर टर्म में स्टडी करने के लिए प्रपोज किया हुआ था. अब हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. Macroeconomics performs the study of entire economy or larger aggregates or averages associated with economy, such as gross national product, national income, aggregate investment, aggregate employment, aggregate consumption, etc., along with the behavior and mutual relationship. तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है? लार्जर ग्रुप की, लार्ज एग्रीगेट्स की, उनकी स्टडी की जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में. एज द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट इज द फोकल पॉइंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देयरफॉर मैक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी और नेशनल इनकम एनालिसिस. तो क्योंकि जो ये इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट को बताता है, सम ऑफ को दिखाता है, किसी चीज़ के टोटल को दिखाता है, लार्जर ग्रुप को, लार्जर एग्रीगेट्स ग्रुप को दिखाता है. तो इस हिसाब से जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो अलग उसका डिफरेंट नेम है वो कौन से हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और नेशनल इनकम एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं. प्रोफेसर शुल्ड हैज टोल्ड दैट मेन टूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नेशनल इनकम एनालिसिस. नाउ विल रीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो फर्स्ट वन, एज वी हैड रीड द मीनिंग ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट वन इज, फर्स्ट वन इज ब्रॉडर आउटलुक. So, as the study of the entire economy, larger aggregates and average associated with it is done under macroeconomics. So, it is also known as aggregative economics. तो यहाँ पे entire economy की study की जाती है, larger aggregates, larger averages की बात की जाती है, इस वजह से इसका outlook जो है broader outlook है. और ब्रॉडर आउटलुक के ही वजह से सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के क्या आती है? दैट वन इज ब्रॉडर एनालिसिस. तो यहाँ जो है इंडिविजुअल एनालिसिस का काम नहीं किया जाता. यहाँ पे इकोनॉमी की लार्जर एग्रीगेट या एंटायर इकोनॉमी की बात की जाती है. तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी की जाती है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इनके बारे में एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है. हमने थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, वो क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. हमने अभी पढ़ा था, प्रोफेसर शुल्ट्ज ने जो कहा है कि द मेन टूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द नेशनल इनकम एनालिसिस. तो इस तरीके से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो वो किसका स्टडी पॉइंट होगा? वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का. नेक्स्ट वन इज म्यूचुअली डिपेंडेंट. सो ड्यू टू द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स एंड एवरेज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, दे आर सो क्लोजली रिलेटेड टू each other that the impact of change in one aggregate or averages fall on another aggregate or
एवरेज। तो अगर एक एग्रीगेट या एक एवरेज में किसी तरह का चेंज होता है, यानी जैसे ये पॉलिसीज बनाई जाती है इनकम से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो अगर किसी एक एग्रीगेट में किसी तरह का कोई चेंज आता है तो उसका असर दूसरे एग्रीगेट पर भी पड़ता है। इस तरीके से मतलब इकोनॉमी के अदर सेक्टर्स पे भी एक पे अगर कम या ज़्यादा किसी तरह का कुछ चेंज हो रहा है तो वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं दूसरे से, उसका इम्पैक्ट दूसरे पे जरूर पड़ेगा। यानी अगर किसी चीज की नेशनल इनकम कम हो रही है तो उसका असर क्या पड़ सकता है कि एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आ सकती है। तो इस तरीके से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो पार्ट्स हैं वो म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होते हैं या म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। Now we will read the importance of macroeconomics. So first one is helpful in understanding the functioning of a complex economy. तो आज के समय में जो इकोनॉमी हो गई है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो उसके बारे में अगर हमें स्टडी करनी है उस कंडीशन में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर वे में अगर हमें रिजल्ट चाहिए है तो उस कंडीशन में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। तो गवर्नमेंट जब भी किसी भी तरह का काम करने का सोचती है तो वो वेलफेयर करने का, सभी पूरी सोसाइटी के लिए वेलफेयर करने का काम सोचती है और पॉलिसी मेकिंग करती है। तो इस तरीके से जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट फॉर्म करती है वो किसके बेसिस पे करती है, एंटायर इकोनॉमी के लिए करती है। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ economics. So interpretation of individual welfare is not the objective of economic, rather its objective is to think about the welfare of the entire society, and this is possible only under macroeconomics. तो जो भी वर्कआउट हो रहा है इकोनॉमी में उसमें इंडिविजुअल वेलफेयर की बात कभी भी नहीं होती है। और क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है। इस तरीके से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम स्टडी करेंगे तो एंटायर सोसाइटी के वेलफेयर की बात हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस तरह जो इकोनॉमिक्स वेलफेयर की ऑब्जेक्टिव्स है उसको आगे करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ microeconomics. So economic is needed while forming various theories under microeconomics. For example, formation of law of diminishing utility became possible only after it was supported by the behavior of the aggregates of individual. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उनको समझने के लिए भी हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की। लास्ट वन इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कई बार कई कंक्लूजन हमें डिफरेंट मीनिंग देते हैं, तो उनको एनालिसिस अगर हमें करना है प्रॉपर वे में तो उस कंडीशन में मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हमें ज़रूर करनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ कंक्लूजन्स होते हैं, जैसे द कंक्लूजन विच इज एप्लीकेबल ऑन एन इंडिविजुअल यूनिट आर नॉट एप्लीकेबल ऑन एंटायर सोसाइटी। एग्जाम्पल, सेविंग इज गुड विद द व्यू पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल, बट इफ द एंटायर सोसाइटी स्टार्ट सेविंग it will result into decline in aggregate demand, due to which production will decline and unemployment will increase. तो जो एनालिसिस हम करते हैं जैसे सेविंग के बारे में, तो माइक्रो इकोनॉमिक में हम बताते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन के लिए सेविंग करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पूरे इकोनॉमी सेविंग स्टार्ट कर देती है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा
कि डिमांड कम हो जाएगी, उसमें डिक्लाइनेशन होगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन में रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन जब होगा तो इस कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि अगर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के जो कंक्लूजन्स होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के थ्रू उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें समझ में आ जाता है। लेट्स चेक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ macroeconomics. First one is dangerous to derive conclusion for macroeconomics on the basis of aggregates of individual units. So, it is not necessary that something which is applicable on individual units may also be applicable on the entire society. For example, if a person withdraws his saving from the bank, there is no harm. But if all the account holder collectively start withdrawing their deposit, then the entire banking system will break down. तो यहाँ पे क्या दिया है कि इकोनॉमिक्स जो भी कंक्लूजन आ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, अगर इंडिविजुअल यूनिट की बात अगर करें तो उससे किसी भी तरह पे कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है कि अगर कोई पर्सन अपने सेविंग अकाउंट से कुछ मनी विड्रॉ कर सकता है तो कोई उससे हार्म वाली बात नहीं है, लेकिन अगर सभी अकाउंट होल्डर किसी पर्टिकुलर टाइम से अपने बैंक से विड्रॉ करने लगेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पूरा बैंकिंग सिस्टम में ब्रेकडाउन की कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज नो अटेंशन ऑन द कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेट। तो यहाँ पे सेकेंड लिमिटेशन क्या दी गई है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक किस चीज की स्टडी करता है, एग्रीगेट्स की स्टडी करता है, और लेकिन वो किस तरीके से बना हुआ है, कंपोजिशन उसका किस तरीके से है, उस पे किसी भी तरह का वो ध्यान नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सपोज दैट द प्रोडक्शन लेवल इन द ईयर 1990s एंड 1991 इज इक्वल and no visible difference exists between them, but it is possible that the production of agricultural good may be more and the production of industrial good may be less in 1990 and production of agricultural good may be more and production of industrial good may be less in 1991. तो यहाँ पे जैसे दिया है कि 1990 और 1991 में प्रोडक्शन लेवल जो था वो एक सा था, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हैं कि किसी साल में एग्रीकल्चरल गुड का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, एग्रीकल्चर गुड का कम हुआ, अगले साल एग्रीकल्चर गुड का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ और इंडस्ट्रियल गुड का कम हुआ। तो इस तरीके से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है कि जो एग्रीगेट करते समय उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कम या ज़्यादा, कितना कम या ज़्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ heterogeneous element. So it is not necessary that the aggregate being studied under macroeconomics may be made of homogeneous elements only. If the formation of aggregate has been done on the basis of such units which are not related mutually, then conclusion derived from such an aggregate will not be correct. तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस मीन्स क्या होता है, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स। होमोजीनियस वर्ड की मीनिंग क्या होती है, एक तरह के एलिमेंट। तो जब एग्रीगेट किया जा रहा है तो होमोजीनियस एलिमेंट्स अगर होंगे, एक से एलिमेंट्स की स्टडी की जाएगी तो कंक्लूजन हमारे सही होंगे। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स होंगे, यानी जिन चीज़ों की हम स्टडी कर रहे हैं वो प्रॉपर मेजरमेंट्स में नहीं है, एक समान नहीं है, तो उससे जो हमारे कंक्लूजन्स निकलेंगे वो प्रॉपर कंक्लूजन नहीं होंगे, वो इनकरेक्ट कंक्लूजन्स होंगे। लास्ट वन इज वन एग्रीगेट इम्पैक्ट्स वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन डिफरेंट फॉर्म. So income of few people increases significantly due to rise in national income,
while the income of other people increases very less or does not increase at all. Apart from this, in condition of inequality in distribution of income, it is possible that even after rise in national income, the pupil may become poorer. तो एक जो भी सेक्टर की इकोनॉमी के बारे में हम बात करें, एक एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें कम या ज़्यादा एक जगह बढ़ रहा है, दूसरी जगह कम हो रहा है, तो हम प्रॉपर उससे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है कि कुछ लोगों की इनकम अच्छे से बढ़ रही है और इसी वजह से हमारी नेशनल इनकम जो है हमें बढ़ी हुई दिखती है, लेकिन दूसरे जो लोग हैं उनकी इनकम बहुत कम या नहीं बढ़ी है. उस कंडीशन में जो इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो पॉसिबल होगा और हमें दिखाई देगा कि नेशनल इनकम बढ़ रही है, लेकिन लोग जो हैं और भी गरीब होते जा रहे हैं. तो इस तरीके से वेरियस जो एग्रीगेट के फैक्टर्स होते हैं, एग्रीगेट करने के फैक्टर्स होते हैं, उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से पड़ता है. ये लिमिटेशंस मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमने अभी देखी. अब हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. तो सबसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक हैज टू टेक सपोर्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे सपोर्ट लेनी पड़ती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जैसे हाउ मच प्रोडक्शन ऑफ गुड शुड बी डन बाय अ फर्म इज डिटरमाइंड व्हाइल कीपिंग इन माइंड वेरियस थिंग such as aggregate demand in the economy, national income, condition of employment. तो जैसे हमें कितना प्रोडक्शन करना है, तो ये प्रोडक्शन कितना करना है, ये किसका कंपोनेंट है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का. तो कितना प्रोडक्शन करना है, तो इस कंडीशन में हमें एग्रीगेट डिमांड या नेशनल इनकम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट है उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ती है. इन द सेम वे, how much a remuneration will be paid by a firm to its worker does not depend on individual desire of the workers of that firm or industry. Rather, it depends on existence of demand of workers in the entire economy. तो इसी तरीके से कितना रेम्यूनरेशन या पेमेंट किसी वर्कर को किया जाएगा, ये इंडिविजुअल के डिज़ायर पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसी तरह के सेम वर्क करने वाले डिफरेंट फॉर्म है, इंडस्ट्री है, वो अपने लोगों को, अपने वर्कर को कितना पेमेंट करती है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है. तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए या उसके डिसीजन मेकिंग के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है. इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ टू टेक सपोर्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. Example, when there is an increase in the demand of all goods in the society, then normally when there is an increase in the demand of all the goods in the society, then normally all the firms increase their production, but it would be difficult to increase production for those firms which are producing on the basis of the law of increasing cost. तो जैसे यहाँ पे किस तरीके के सपोर्ट का कहा गया है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. तो कितनी डिमांड, कितना प्रोडक्शन किया जाएगा, तो वो डिपेंड करता है किस पे, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पे. नेक्स्ट वन इज इफ द इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंक्रीजेस देन दे विल स्पेंड देयर इंक्रीज्ड इनकम इन डिफरेंट वेज. जैसे इकोनॉमी में किसी इंडिविजुअल पर्सन्स की अगर इनकम इंक्रीज होती है तो वो उसको अलग अलग तरीके से खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं. तो उस कंडीशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स अपना डिसीजन मेकिंग चेंज कर देता है. जैसे यहाँ पे क्या दिया है, सपोज इफ पीपल स्टार्ट बाइंग कलर टेलीविजन इन प्लेस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन, देन द कलर टेलीविजन इंडस्ट्री विल डेवलप मोर. नेक्स्ट वन इज entire economy is formed from individual units, therefore
In order to understand the functioning of entire economy, it is essential to perform the study of individual unit along with their mutual relationship. Therefore, the conclusive form it can be said that although micro and macroeconomic are two different methods of economic analysis, yet these methods are not competitive but rather complementary to each other. तो अगर यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही है, एंटायर इकोनॉमी इज फॉर्म्ड फ्रॉम इंडिविजुअल यूनिट. तो एक एक इंडिविजुअल यूनिट से ही आगे जाके एंटायर इकोनॉमी फॉर्म हुई है. तो उस कंडीशन में किस तरीके से क्या वर्क होगा, तो अगर हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करेंगे तो हम एंटायर इकोनॉमी के बारे में जानकारी ले सकते हैं. तो इस तरीके से कंक्लूजन फॉर्म में हम क्या समझ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव नहीं है, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को वो पूरा करते हैं. प्रोफेसर सैमुअलसन हैज सेड दैट there is really no opposition between micro and macroeconomics. Both are absolutely vital, and you are half educated if you understand the one while being ignorant to other. कि आप एक की स्टडी कर रहे हो, एक की स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आप सही तरीके से इकोनॉमिक्स को नहीं समझ सकते हैं. आपको दोनों ही चीजों को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा.